जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। तो पहला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय अग्नि मिशन दिवस यानी कि इंटरनेशनल फायर फाइटर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 4 मई। 4 मई को क्या मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी कि इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि ये सबसे पहली बार 1999 में यानी कि 1999 में मनाया गया था। यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी भी मैं बताता हूँ। एक शख्स थे जिनका नाम था सेंट फ्लोरिन, और इस दिन को मनाने की एक वजह वो भी बताए जाते हैं। सेंट फ्लोरिन की मृत्यु है वो 4 मई को हुई थी, और वो एक सेंट थे और साथ ही साथ फायर फाइटर भी थे। उनके बारे में जो कहानियां हैं उसमें कहा जाता है कि एक बार एक गांव में आग लग गई थी और उन्होंने महज 1 बाल्टी पानी से पूरे गांव की आग को बुझा दिया था। और इसके बाद से यूरोप में हर साल 4 मई को फायर फाइटर दिवस मनाया जाने लगा था। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि इस दिन यूरोप में दोपहर के समय में करीब 30 सेकंड के लिए एक फायर ब्रिगेड के सायरन बजाए जाते हैं और इसके बाद 1 मिनट के लिए मौन रखा जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है मनाने का, ये समझते हैं। देखिए, इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे देश में, हमारे पूरे विश्व में फायर फाइटर्स हैं उनको सम्मान दिया जाए, उनको धन्यवाद दिया जाए, और अपनी जान पर वो दांव लगा करके लोगों की जान बचाते हैं, वन्य जीवों की जान बचाते हैं। तो इसलिए ये दिवस मनाया जाता है कि उनको सम्मान दिया जा सके और साथ ही साथ उनको धन्यवाद कहा जा सके। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस का प्रतीक जो है वो 2 रंगी रिबन है। इसमें लाल रंग है और नीला रंग है। लाल रंग जो है वो आग को प्रतीक बताता है और नीला रंग जो है वो पानी को दर्शाता है। और ये जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 4 मई को। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है? जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं, कोविड डिजीज़ जो है कोविड-19 की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और इस लॉकडाउन को 2 बार बढ़ा भी दिया गया है। अब पूरे देश में लॉकडाउन जो है वो 17 मई तक है। लेकिन अगर हम एक राज्य की बात करें तो वो कौन सा राज्य है जिसने 29 मई तक को लॉकडाउन बढ़ा दिया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है तेलंगाना। तेलंगाना ऐसा प्रदेश हो गया है, ऐसा राज्य हो गया है जिसने सबसे पहले जो लॉकडाउन है उसको बढ़ा दिया है अपने राज्य में। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, उनका नाम है चंद्रशेखर राव। उन्होंने हाल ही में राज्य में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है और कितनी तारीख तक कर दिया है? और कर दिया है 29 मई 2020 तक। ये तेलंगाना की बात है। देश भर में जो फिलहाल 17 मई तक लॉकडाउन का आदेश दिया गया है और तेलंगाना अब ऐसा पहला राज्य हो गया है जिसने अपने प्रदेश में लॉकडाउन की जो अवधि है उसको बढ़ा दिया है और 29 तारीख तक कर दिया है। और यहाँ पर आपको बता देते हैं जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि रेड जोन में किसी दुकान को खोलने की अनुमति नहीं होगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए 15 मई के बाद हालात की समीक्षा करेंगे और उसके बाद कोई भी इस पर निर्णय लिया जाएगा। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। ये आपको बात ध्यान देनी है। ये ऐसा कहा गया है तेलंगाना के लिए। लेकिन अगर पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में भी यही चीज़ लागू है। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक आपको आना जाना कहीं भी मना है। अगर आपको जो भी काम करना है वो सुबह आप करें और जो है 7 बजे के बाद से 7 बजे से पहले शाम के। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी
और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने के लिए किस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया है? आप में से बहुत सारे दोस्तों को इसका जवाब मालूम होगा। इसका जो जवाब है वो है उत्तर कोरिया। आप लोग बखूबी जानते होंगे कि जो वहाँ के नेता हैं जिनका नाम है किम जोंग उन, उनकी जो है खबरों में पिछले कई दिनों से बात चल रही थी और ऐसा कहा जा रहा था कि जो किम हैं वो जो है लापता हो गए हैं, ऐसा खबरें आ रही थी। लेकिन एक बार फिर वो वापस आ गए और इन सब खबरों को उन्होंने झूठा साबित कर दिया। यहाँ पर आपको बता देते हैं जो रूस के उत्तर कोरिया के जो तानाशाह हैं जिनका नाम है किम जोंग उन, उनको जो है द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान किसने दिया है? सम्मान दिया है रशिया ने दिया है, रूस ने। और ये सम्मान उन्हें उत्तर कोरिया में मारे गए सोवियत सैनिकों की स्मृति को संरक्षित रखने के लिए दिया गया है। किम जोंग की तरफ से विदेश मंत्री जिनका नाम है री सोनगोन, उन्होंने रूसी राजदूत से 1941 से 1945 की जंग के 75 साल पूरे होने के मौके पर यह पदक स्वीकार किया। आपको दोस्तों इससे जुड़ी हुई कुछ और भी बात बता दें तो पिछले साल आपको याद होगा कि रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध में जीत के 75 साल यानी कि 75 ईयर्स पूरे किए थे। और उसके उपलक्ष्य में 9 मई को, आने वाली जो 9 मई है, उसको मॉस्को में होने वाले परेड में किम जोंग उन को भी आमंत्रित किया गया था। लेकिन जो पुतिन है रशिया के नेता, उन्होंने पिछले महीने कोरोना वायरस की महामारी के चलते परेड को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था। अगर हम साल 2015 की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो 2015 में उत्तर कोरिया के जो नेता हैं उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 70वीं सालगिरह पर आयोजित समारोह में शामिल होने के निमंत्रण को घरेलू वजहों से अस्वीकार कर दिया था। तो ये जो दो बातें मैंने आपको बताई हैं ये भी महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के कितने लोग बेरोजगार हो गए? अब इसके जो देखिए दोस्तों जो आंकड़े हैं वो आना शुरू हो गए हैं। कितने लोगों बेरोज़गार होंगे ये तो हमारे दिमाग में था ही और हमने पिछले वीडियोस में इस पर बातें भी करी हैं। तो आपको यहाँ पर दोस्तों बता दें कि इसका जो सही जवाब है वो है 12.2 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए अप्रैल के महीने में। किस कारण? लॉकडाउन के कारण, कोविड डिजीज़ के कारण। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सबसे पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं ये क्या है। तो देखिए इसको जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक लीडिंग बिजनेस और इंफॉर्मेशन कंपनी है। और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट की बात है ये 1976 में स्टैब्लिश की गई थी। तो इसकी एक रिपोर्ट जारी की गई है और भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। हमने पहले भी बात करी थी कि जो डेली वर्कर्स हैं, डेली लेबरर्स हैं, वेजर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, उनके लिए कितनी मुश्किल बात है कि इस तरह से वो कैसे जिएंगे जब लॉकडाउन है और जो रोज़मर्रा के काम हैं वो जो करते थे वो नहीं हो रहे हैं, जिसमें कि रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं वो लोग हैं। तो यहाँ पर जो आंकड़े हैं अब वो सामने आने शुरू हो गए हैं और अप्रैल के सिर्फ महीने में 12.2 करोड़ लोग जो है वो बेरोज़गार हो गए हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। बतौर रिपोर्ट 3 मई को समाप्त सप्ताह के दौरान देश में बेरोज़गारी की दर जो है वो बढ़कर 27.11% हो गई। और इस रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान शहरी क्षेत्रों में बेरोज़गारी दर जो है वो 29.22% रहा, जबकि ग्रामीण इलाकों में 26.69% रही ये दर। और यहाँ पर आपको बता दें अगर शहर की बात करें तो ये जो प्रतिशत है वो ज़्यादा है, किसके मुकाबले? गांव के मुकाबले। और इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखें तो लॉकडाउन में दिहाड़ी मजदूर और छोटे व्यवसायों से जुड़े लोगों को भारी झटका लगा है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है वीडियोस में। और इसमें फेरी वाले जो होते हैं, सड़क के किनारे जो दुकान लगाते हैं वो लोग हैं, निर्माण उद्योग में काम करने वाले श्रमिक और रिक्शा चलाने वाले लोग हैं जो अपने पेट भरने वाले के लिए जो है दिन भर काम करते थे, उसके बाद शाम को उनको कुछ पैसा मिलता था। तो ये सब इस बेरोज़गारी की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। अब बढ़ते हैं अपने
अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिलेखात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए किस योजना के तहत 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है मैट्रिक्स योजना। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा इस योजना के तहत मंजूर किए गए अधिकांश अध्ययनों को उद्देश्य जो है उसका यह है कोविड-19 से जुड़े विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में गणितीय मॉडल तैयार करना है और इसमें जनसंख्या की विविधता, गैर लक्षणों वाली संक्रमित आबादी की भूमिका, प्रवास, क्वारंटीन, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक कारक आदि शामिल हैं। और इस अध्ययन के तहत एक प्राचलिक अनुमान प्रक्रिया के माध्यम से कोविड-19 के प्रसार और इनकी रोकथाम हेतु अपनाए गए प्रयासों के प्रभाव की समीक्षा की जाएगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किस राज्य सरकार ने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है झारखंड। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें ये जो 3 योजनाएं हैं उसमें सबसे पहले जो है वो बात करते हैं बिरसा हरित ग्राम योजना की, दूसरी है नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना और तीसरी है वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना। तो इन योजनाओं के अगर बारे में बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं बिरसा हरित ग्राम योजना यानी कि BHGY से भी इसको जाना जाएगा और इसके तहत लगभग 5 लाख परिवारों को 100 फल देने वाले जो पौधे हैं वो दिए जाएंगे और इनके वृक्षारोपण, रखरखाव, भूमि कार्य और जो है वनीकरण कार्य की जिम्मेदारी उन ग्रामीण परिवारों के पास होगी, जबकि भूमि को जो है वो स्वामित्व जो है सरकार के पास ही रहेगा। लेकिन इससे क्या होगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा अगर हम बात करें तो नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना की, तो इसको कैसे जाना जाएगा? NPJSY। तो नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के बारे में बात करें तो इस योजना का उद्देश्य जो है वो जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और वर्षा जल भंडारण के लिए कृषि उपयोगी जल संग्रहण इकाइयों का निर्माण करने के लिए किया जाएगा। अगर हम तीसरी योजना है उसके बारे में बात करें, वीर शहीद पोतो हो खेल विकास स्कीम जो है उसको जाना जाएगा VSPHKVS। तो इस योजना के तहत झारखंड की सभी 4300 पंचायतों में लगभग 5000 खेल के मैदान स्थापित किए जाने की योजना बनाई गई है और इसका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि इससे जो है रोजगार है उसको उपलब्ध कराया जा सके। जैसे कि हमने पिछले भी सवाल में कुछ बात करी इस पे कि रोजगार में कमी आ गई है और रोजगार की जो दर है वो बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी की जो दर है मान लीजिए कि वो बढ़ती जा रही है। और जो है यहाँ पर आपको दोस्तों बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि इन योजनाओं की मदद से करीब 25 करोड़ मानव कार्य दिवस का इंतजाम होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि जम्मू कश्मीर के कितने फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम कराने हेतु पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है वो है 3। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि पुलित्जर जो ये पुरस्कार है वो मूल रूप से हंगरी के रहने वाले समाचार पत्र जो है प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर है और पुरस्कार उसको दिया जाता है। ये जोसेफ ने अपनी वसीयत में कोलंबिया विश्वविद्यालय को पत्रकारिता स्कूल शुरू करने और पुरस्कार स्थापित करने के लिए पैसे भी दिए थे और इस पुरस्कार और छात्रवृत्ति यानी कि जो स्कॉलरशिप होती है उसके लिए उन्होंने $2,50,000 आवंटित किए थे। यहाँ पर आपको बता देते हैं जो 3 फोटोग्राफर कौन से हैं उनको जो जम्मू कश्मीर के हैं उनको ये पुरस्कार से इस बार सम्मानित किया गया है। यानी कि 2020 की बात करें तो इसमें डार यासीन हैं और मुख्तार खान हैं और चन्नी आनंद हैं जो कि न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस यानी कि AP के लिए काम करते हैं और इन्होंने जो है आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के हालातों को तस्वीरों के माध्यम से दिखाने के लिए ये सम्मान दिया गया है। और पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? 1917 में हुई थी और ये अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो हर साल 21 श्रेणियों में दिया जाता है जिसमें कि समाज पत्रों, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में कार्य करने वालों को ये पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों अब वो सवाल जिसका जवाब आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल था कि देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है श्रीकांत माधव वैद। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। तो श्रीकांत माधव वैद 1 जुलाई 2020 से कार्यभार संभालेंगे। उनका कार्यकाल जो है वो 31 अगस्त 2023 तक का होगा। वैद का चयन बीते वर्ष सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड ने किया था और श्रीकांत माधव वैद फिलहाल IOC में निदेशक हैं और श्रीकांत माधव वैद IOC निदेशक मंडल में अक्टूबर से जुड़े हुए हैं। वो संजीव सिंह का स्थान लेंगे और अगले साल जून में वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो सवाल है कि भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं समुद्र सेतु, समुद्र चक्र, समुद्र जन या फिर समुद्र देव। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।